लेकिन हमारे साथ समित चौहान भी है इस वक्त टेक्निकल्स पे बात करने के लिए। समित, मॉर्निंग कार्यक्रम में स्वागत है। समित, कल की क्लोजिंग आप देखिए 8250 के आसपास इस बाजार में बायस है, इंडेक्स पे भी, निफ्टी बैंक पर भी, स्टॉक फ्यूचर्स में भी, और आज 8310 के ऊपर 20 के अगर हम ऊपर कैपिटलाइज करते हैं तो कितनी शॉर्ट कवरिंग, कितनी फ्रेश बाइंग आपको लगता है कि आएगी और नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट्स क्या होंगे? आई थिंक चलिए अभी शायद हमारा संबित से संपर्क नहीं हो पाया। खैर, अब थोड़ा सा बात करते हैं एफआईज के अप्रोच पर, टीआईज के अप्रोच पर। कल एफआईज ने क्या किया? देखिए, मैं आपको दिवाली कल क्या समझा रहा था कि एफआईज के आंकड़े डिफरेंट हैं, ऑल टुगेदर डिफरेंट है, और जिस दिन भी उन्होंने बाजार में झोंक दिए, बाजार ये सारे के सारे महत्वपूर्ण लेवल पार कर जाएगा। और उसके बाद जो क्लाइंट शॉर्ट पड़ा है, जो डोमेस्टिक फंड्स शॉर्ट पड़े हुए हैं, उनकी तरफ से जो कवरिंग आएगी ना, वो बाजार को कहीं और ले जाएगी। कल 535 करोड़ रुपए की एफआईज की अगर आप देखें, कैश मार्केट में बाइंग थी ऑलमोस्ट 529 करोड़ रुपए की। डीआईज को देखिए, अगर आप देखें उनके, अगर आप कल के आंकड़ों को देखें तो उनकी तरफ से लगभग 257 करोड़ की बिकवाली थी, वो थोड़ा अगर आप देखें सेल करके अपने आपको बाहर बैठा के रखे थे। बाकी अगर आप वायदा कारोबार में देखिए 1293 करोड़ रुपए की एफआईसी खरीद है। मैं आपको कल क्या समझा रहा था कि वो इंडेक्स में लॉन्ग है, वो निफ्टी पुट पे शॉर्ट है, वो कॉल्स पे बाय है, और ठीक उसी क्वांटम में जितना अगर आप देखें क्लाइंट शॉर्ट पड़ा है, एफआईज लॉन्ग खड़े हुए इंडेक्स में, और ठीक उसी क्वांटम में जितने एफआईज शॉर्ट खड़े हैं, क्लाइंट्स अगर आप देखें लॉन्ग खड़े हैं। तो एक बड़ा पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें, आई मीन डिफरेंस है। आप देखिए 203 करोड़ रुपए का इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर बेचा, नो डाउट कैश बाइंग करेगा तो इंडेक्स थोड़ा शॉर्ट करेगा, लेकिन ये आंकड़ा जो आपकी स्क्रीन पर है ना, 1500 करोड़ रुपए की बाइंग का, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स। 1500 करोड़ की बाइंग, और देखिए आउट ऑफ मनी कॉल में उनकी तरफ से दाव लगा है। और एक और चीज, अब आइए आप सीधे आउटस्टैंडिंग पुट ऑप्शंस पर, जरा जो पुट ऑप्शन के आउटस्टैंडिंग वाइज होते हैं और कॉल ऑप्शन के पुट आउटस्टैंडिंग वाइज होते हैं, उनको देखते हैं। देखिए, कल एक फीलिंग आ रही थी कि 8300 के आसपास थोड़ी सी राइटिंग हो रही है। देखिए 8200 की कॉल में थोड़ी सी अनवाइंडिंग हुई, प्रॉफिट बुक कर लिए गए। 8300 की कॉल में अगर आप देखें थोड़ी बहुत बाइंग थी, थोड़ी बहुत राइटिंग भी थी, और 8400 की कॉल में अगर आप देखें ज्यादा कामकाज नहीं हुआ। लेकिन मैं इससे बहुत, अगर आप देखें, बड़ा एक डिसीजन नहीं निकाल पाया कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। आप पुट्स को देखिए दीपाली, पुट्स सबसे इंटरेस्टिंग थी। 8100 की पुट में 10 लाख, 8200 की पुट में 2.5 लाख, और 8300 की पुट में, यानी जो एट द मनी पुट है, उसमें 3.25 लाख। लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूं कि जिस प्रकार की पुट राइटिंग हो रही है, डाउन साइड एटलीस्ट एफआईज नहीं देख रहे हैं, उनकी तरफ से जो आंकड़ा है। तो हमारा बेस 8180 8200 का बरकरार रहेगा, और उसी लिए जो मेरा स्टॉप लॉस है वो 8180 8190 के आसपास आता है। तो मैं लॉन्ग रहूंगा, होल्ड करूंगा लॉन्ग 8180 8190 के साथ। और याद रखिए, आज के इस सेशन में कभी भी कहीं पर भी अगर 8320 पार हुआ, 8330 पार हुआ, तो शॉर्ट कवरिंग की फ्रेश मोमेंटम आ सकता है। ऐसे में क्या करिएगा, अपने स्टॉप लॉसेस को शफल करके थोड़ा सा और ऊपर ले आइएगा। कहां पे लाएंगे आप? 8230 840, और फिर नए टारगेट्स के लिए 8320 के ऊपर का इंतजार करिएगा। निफ्टी बैंक, आइए निफ्टी बैंक पे आते हैं। देखिए निफ्टी बैंक अगर आप देखें, जिस कल जहां पे क्लोज हुआ, एक फीलिंग ये आ रही थी कि निफ्टी बैंक दीपाली यहां थोड़ा ठहरेगा। कारण यह है क्योंकि तो चल चुका है बहुत, दूसरी बात यह है कि क्योंकि इसकी एक्सपायरी नजदीक आ रही है, अब ऑलमोस्ट आप देखिए आज इसके ऑप्शंस एक्सपायर हो जाएंगे, तो आज शायद ये थोड़ा सा रेस्ट ले सकता है यहां पर। लेकिन मेरे को लगता है दीपाली यहां थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद ये एक बार फिर से कैपिटलाइज करेगा, और माइट भी अगर इसको कैपिटलाइज करना है तो आज लेटर हाफ में करेगा। ठीक है, तो यहां पर अभी आप लॉन्ग रहिए। स्टॉप लॉसेस मेरे ख्याल से 17750 के बहुत वाजिब है, उनको लगा के रखिए और इंतजार करिए अभी 18200 का। अगर आप फ्यूचर में हैं, आज के ऑप्शन को सेटल होने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपने 9 जून के ऑप्शन में काम किया वो सेटल होने दीजिए, और ये जो 30 जून का ऑप्शन है उसमें बने रहिए। अभी पैसा निफ्टी बैंक में बनेगा। आप देखिए ना आईसीसी बैंक को, आप देखिए एचडीएफसी बैंक को, आप देखिए एक्सिस बैंक को, आप देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, इनके प्राइस बिहेवियर को दीपाली देखिए। आईसीसी बैंक को देखिए, कल आउटस्टैंडिंग वाइज 5.25 करोड़ पहुंच गया। तो बैंक्स अभी मोमेंटम में है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, डिप्स में लोग बाय कर रहे हैं। सो फॉर द टाइमिंग hold your longs on Nifty Bank, Nifty with a stop loss of 8120, 8190 शफल करना है इंट्राडे में, और निफ्टी बैंक पर स्टॉप लॉसेस होंगे 17750 के। तो दोनों ही इंडेक्स पर अगर लॉन्ग पोजीशंस आपने इनिशिएट की हैं तो आप होल्ड रखें, स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली मेंटेन करें। बातचीत करेंगे बैंकिंग स्टॉक्स पर भी, लेकिन जिस तरह से शो की शुरुआत में मेंशन किया वीरेंद्र ने डिफेंस शेयर्स का, एक बार उनको देख लेते हैं। कल ज्यादातर डिफेंस स्टॉक्स आप देखेंगे 10 से 17% तक का मूव देकर क्लोज हुए हैं। जिस तरह से खबरें आई, अब यूएस ने इंडिया को एज अ मेजर डिफेंस पार्टनर के तौर पर रिकॉग्नाइज किया है, और ये रिकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि जो भी डिफेंस रिलेटेड ट्रेड होंगे या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होंगे, उनमें अमेरिका के क्लोजेस्ट एलाइज के तौर पर इंडिया को अब देखा जाएगा। कल जो स्टॉक्स
स्टॉक्स चले उनमें वालचंदनगर इंडस्ट्रीज, रिलायंस डिफेंस, एस्ट्रा माइक्रो, नालको, सिमको, एक्सिकेट्स इंजीनियरिंग, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन्होंने 10 से 17% तक का मूव दिया। अविनाश, एक छोटा कमेंट आपका इन शेयरों पर जिन्होंने कल खरीदारी नहीं की है या फिर अब तक डिफेंस स्टॉक्स में निवेशित नहीं है, क्या वो कुछ मिस कर रहे हैं? खरीदारी एटलीस्ट थोड़ा एक्सपोजर तो स्पेस में लेना चाहिए। और कल के सर्ज के बाद या फिर अब तक की परफॉर्मेंस के बाद कौन सा वो एक शेयर रहेगा जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है कल के सर्ज के बावजूद भी? नहीं, मुझे लग रहा है कि दीपाली डिफेंस का मार्केट बहुत बड़ा है और जिन्होंने कल कोई पोजीशन नहीं ली लेकिन अगर कोई मीडियम टर्म का व्यू लेके काम करता है तो डिफेंस शेयर्स में जरूर अपॉर्चुनिटी बड़ी है। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में लार्सन एंड टूब्रो, महिंद्रा एंड महिंद्रा और प्योर डिफेंस प्ले अगर पीएसयू पैक में अगर चुनना है जो अभी भी रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी अच्छा दे सकता है, वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा। ये ऑलरेडी एक वेल एस्टेब्लिश प्लेयर है, काफी बड़ी ऑर्डर बुक है, काफी अच्छे फाइनेंशियल्स है। तो जैसे मैं समझता हूँ कि पहला जो ऑर्डर का लॉट आएगा वो बेसिकली पहले सरकारी कंपनीज को आना चाहिए और यहाँ पे बीएल डेफिनेटली वेल पोजीशन लग रहा है। समित चौहान में है हमारे साथ इस वक्त टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बात करने के लिए। समित, मॉर्निंग कार्यक्रम में स्वागत है। समित, आपकी अप्रोच क्या है? निफ्टी मान लीजिए मैं लॉन्ग होल्ड कर रहा हूँ, एज ए क्लाइंट बात कर रहा हूँ मैं आपके कि मेरी लॉन्ग अभी भी होल्ड है निफ्टी बैंक पर, आप मुझे क्या अप्रोच सजेस्ट करेंगे इस वक्त? गुड मॉर्निंग। देखिए, क्लियरली मोमेंटम ऊपर की तरफ है। अगर आप क्लोजली देखें डेली चार्ट तो हर रोज निफ्टी एक डिप मार रहा है, बट वो 5 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करके वहीं से हम एक इंट्राडे रिबाउंड भी देख रहे हैं। तो ये जनरली तभी होता है जब ट्रेंड काफी स्ट्रांग होती है। तो 8000 जैसे ही ब्रेक हुआ उसके बाद तो ट्रेंड काफी स्ट्रांग थी और वो निफ्टी मेंटेन कर रही है। हालांकि थोड़ा पॉज आया मोमेंटम में और वो पॉसिबल होता है क्योंकि हर एक लेग में जो फर्स्ट फेज होता है वो लार्ज कैप्स अच्छे खासा ड्राइव करते हैं एंड देन थोड़ा लार्ज कैप्स में हम एक पॉज देखते हैं और उसके बाद मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स उनमें अच्छा खासा रन आ रहा है जो हम लास्ट 2 दिनों से देख रहे हैं। तो हमें लग रहा है ये ऐसी डेवलपमेंट कंटिन्यू रहेगी। स्लोली ग्रेजुअली निफ्टी 8300 8330 के आसपास जाएगा। यहाँ पे ट्रेडर्स जिन्होंने ऑलरेडी पोजीशंस लॉन्ग ली हुई है फ्रॉम लोअर लेवल्स, उनको अभी उनके स्टॉप लॉसेस ट्रेल करने होंगे। जो परसों का लो है अराउंड 8217, उसके नीचे अभी स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए विच इज अराउंड 8210। एक स्टॉप लॉस ट्रेल करके 8330 8320 ये लेवल्स के लिए प्ले आउट किया जा सकता है। और जैसे ये लेवल्स नजदीक आते हैं मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए क्योंकि 8336 का एक अहम स्तर है जो अक्टूबर का एक हाई है और जहां पे हमने अगस्त मंथ में एक जो चाइना फियर के बाद एक ब्रेकडाउन दिखा था तो वो एक ब्रेकडाउन पॉइंट भी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा गोइंग फॉरवर्ड। मे बी ट्रेंड रिवर्सल ना हो बट एक माइनर प्रॉफिट बुकिंग और पॉज हम देख सकते हैं इसमें। जी, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। समित का व्यू निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों पर ही पॉजिटिव है, खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे शेयरों की, ऐसे स्टॉक जहां पर आज आप ट्रेड कर सकते हैं और कुछ ऐसे शेयर से बताएंगे जहां पर आज खबरें हैं। आप देखते रहिए शेयर बाजार लाइव। आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। 2 मेहमान हमारे साथ मौजूद है, समित चौहान है, अविनाश गुरक्षाकर है और अब टीएस हरिहर भी हमारे साथ मौजूद हैं। हरि, गुड मॉर्निंग। अभी एग्जैक्टली मार्केट्स को लेकर स्ट्रेटेजी आपकी क्या है? कौन से सेक्टर्स यहाँ पे स्टॉक्स है जो आपको अच्छे लग रहे हैं और एक फ्रेश इन्वेस्टर को अभी क्या करना चाहिए? निवेश करना चाहिए या थोड़ा ठहरना चाहिए? देखिए, मैं जैसे आपके चैनल में पहले भी कह रहा था कि ये महीना 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। एक तो 15 जून को एफओएमसी का जो मीटिंग होगा उसका मिनट्स आएगा। एम्प्लॉयमेंट डेटा से लग रहा है कि मोस्ट लाइकली रेट हाइक नहीं होगा, पर आई थिंक इट वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट टू सेकंड गेस दैट। तो मैं मानता हूं कि इन्वेस्टर्स को थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए क्योंकि इस टाइम में नॉर्मली एक रिस्क ऑफ ट्रेड शुरू होता है जब पीपल स्टार्ट सेलिंग आउट इन एमर्जिंग मार्केट्स एंड बाइंग इन द डेवलप्ड मार्केट्स। वो एक रिस्क है। दूसरा रिस्क है कि 23 जून दैट इज 23 जून को देयर इज गोइंग टू बी अ ब्रेक्सिट वोट और इसमें ये वोट किया जाएगा कि यूके ईयू का पार्ट रहेगा या नहीं रहेगा। एज ऑफ नाउ जो ट्रेंड्स आ रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि शायद से ब्रिटेन में वोट टू एग्जिट द ईयू। यदि ऐसा हुआ तो आपके पाउंड अर्निंग्स पे काफी हद तक, पाउंड वैल्यू पे काफी हद तक इंपैक्ट पड़ सकता है। और जो इंडियन कंपनीज जैसे टाटा मोटर्स है जिनके काफी हद तक रेवेन्यूज डिनोमिनेटेड पाउंड्स में है, आई थिंक इन पे एक इफेक्ट पड़ सकता है। तो मैं मानता हूं कि शायद जब तक ये 2 इवेंट्स नहीं होते मार्केट एक रेंज में रहेगा और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है वो डेफिनेटली आई थिंक दे कैन लुक एट स्टॉक्स लाइक प्राइवेट बैंक्स, दे कैन लुक एट स्टॉक्स लाइक सीमेंट। पर
जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है मैं मानता हूं उनको थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा, बिकॉज ऐसे वक्त वॉलिटिलिटी मार्केट में काफी ज्यादा बढ़ सकता है। चलिए थोड़ा सा अगर आप देखें जो स्टॉक्स टू वॉच का क्रम है उसको शुरुआत करते हैं बीपीसीएल। अगर आप देखें इसका मैं पहला आज का स्टॉक है। आरबीआई ने एफपीआई सीमा जो है उसको बढ़ा दिया है और एफपीआई सीमा बढ़ाकर करीब 49% कर दी गई है। दो चीजें हैं यहाँ पर, एक तो देखिए ये खबर और साथ ही साथ तो क्रूड का पुलबैक की स्थिति इनके लिए बहुत अच्छी नहीं है। और स्टॉक ने अगर आप देखें एक इसी महीने अगर आप देखें इसी महीने और पिछले महीने अपना ऑल टाइम हाई छूने के बाद वहां से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मोड में काउंटर आया है। टाटा मोटर्स दूसरे पायदान पर अगर आप देखें ग्लोबल बिक्री जो होलसेल बिक्री है वो करीब 10% बढ़ी है। जिला बिक्री लगभग 18% का सुधार है और कमर्शियल व्हीकल का जो बार है उसमें करीब 11% का उछाल है। तो देखिए ये स्टॉक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अलॉन्ग विद इट्स डीवीआर बना ही हुआ है। अविनाश बीपीसीएल टाटा मोटर्स दो सेक्टर के दो स्टॉक्स में आपकी स्क्रीन पर रखे। एक अभी भी परफॉर्म कर रहा है और बहुत अगर आप देखें शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा है और एक के पास से लीडरशिप थोड़ी सी छीनी है, वो बैकफुट पे है बीपीसीएल। आप इन दोनों में से क्या प्रेफर करेंगे आज लेना या फिर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से लेना? आई थिंक वीरेंद्र टाटा मोटर्स डेफिनेटली अच्छा चॉइस रहेगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि हालांकि इस 23 को ब्रेक्सिट का पोल होगा, इसमें पता लगेगा कि वेदर यूके यूरोप का पार्ट रहता कि नहीं। बट अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स देखें तो करंट रिजल्ट्स में डोमेस्टिक बिजनेस ने अभी अच्छा पैसा बनाना शुरुआत किया है जो प्रीवियस 2 साल के लिए काफी प्रॉब्लम में था। तो आई थिंक टाटा मोटर्स डीवीआर पे नजर रखे, यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छा अपसाइड अभी भी पॉसिबल लग रहा है। फार्मा स्पेस पर भी नजर रखें आज के सेशन में और जो सेंटिमेंट्स हैं वो थोड़े से शायद वीक रहे कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स को लेकर। दो स्टॉक्स जिन पर यहाँ पर चर्चा करेंगे वो एक रहेगा ल्यूपिन का और दूसरा रहेगा डॉक्टर रेड्डीज का। ल्यूपिन पर अच्छी खबर नहीं है, एंटीबैक्टीरियल इंजेक्शन को कंपनी ने रिकॉल किया है। जीएमपी वायलेशन के चलते ये रिकॉल किया गया है और मंदीदीप इकाई से कंपनी ये एंटीबैक्टीरियल इंजेक्शन बनाती है। कल 4 रुपए गिरकर ये बंद हुआ स्टॉक, लेकिन आज क्योंकि खबर नेगेटिव है तो शायद प्रेशर सस्टेन करे। डॉक्टर रेड्डीज यहाँ भी अच्छी खबर नहीं है और खबर यह है कि यूएस सीपीएससी ने कंपनी पर केस दर्ज किया है। पैकेजिंग नियमों को पूरा नहीं करने की वजह से ये केस दर्ज किया है कंपनी पर। सीपीएससी यानी कंज्यूमर प्रोडक्ट सेफ्टी कमीशन है और 5 दवाओं की पैकेजिंग को लेकर नियमों का उल्लंघन किया है। हालांकि कंपनी ने सभी आरोपों को खंडन किया है पर क्योंकि खबर है तो डेफिनेटली जो सेंटिमेंट्स है वो अगेन यहाँ पर नेगेटिव रह सकते हैं। हरी डॉक्टर रेड्डीज और ल्यूपिन दोनों पर ही जो खबरें हैं वो नेगेटिव हैं और पूरा ही फार्मा स्पेस अगर देखें तो रेगुलेटरी हर्डल्स ने काफी परेशान किया है बीते 1-1.5 साल में और अपने हार लेवल से ये स्टॉक्स काफी नीचे भी आ चुके हैं। अभी अप्रोच आपकी इन दोनों स्टॉक्स को लेकर क्या रहेगी? देखिए जो 3 बड़े फार्मा स्टॉक्स है जैसे सन फार्मा, ल्यूपिन और डॉक्टर रेड्डी, इसमें से हम ये 2 स्टॉक्स पे पॉजिटिव है, दैट इज रेड्डी लैब्स और ल्यूपिन। सन फार्मा अब भी वो जो रैनबैक्स की इंटीग्रेशन है वो पूरी तरह से हुआ नहीं है और उसको ओवरहैंग स्टॉक पे बना रहेगा। यदि आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म की बात करें, दैट इज अगले 6 महीने 1 साल की बात करें, तो मैं मानता हूं कि फार्मा विल कंटिन्यू टू बी अंडर प्रेशर बिकॉज पहली बात अब भी यूएस एफडीए के रेगुलेशंस काफी स्ट्रिंजेंट है और ये सीपीएससी का जो नया रेगुलेशन शुरू हुआ है, आई थिंक ये काफी हद तक एक शॉर्ट टर्म इरिटेंट बन सकता है। तो यदि आप एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेड देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है एंड दिस मे नॉट बी द राइट टाइम टू बाय फार्मा। आप एक लॉन्ग टर्म नजरिए से देखोगे तो आई थिंक आपको 2-3 चीजें याद रखनी चाहिए। पहली बात इनके ग्रोथ पे डेफिनेटली प्रेशर हुआ है, पर यदि आप ऑपरेटिंग मार्जिन्स देखोगे तो ल्यूपिन हैज शोन ऑलमोस्ट 700 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूवमेंट इन ऑपरेटिंग मार्जिन्स। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव डेफिनेटली आई थिंक एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से स्टॉक अच्छा लग रहा है और ये स्टॉक अराउंड 40% करेक्ट भी हो चुका है पीक से। तो डेफिनेटली आई थिंक ये लेवल पे एक इन्वेस्टमेंट केस बनता है, पर आपको कम से कम 2 से 3 साल का नजरिया रखना पड़ेगा। समित आपकी एलएनटी पर राय क्या है? कल एलएनटी इंडेक्स में शुमार स्ट्रक्चर्स में से स्टॉक्स में से सबसे बेहतरीन प्राइस परफॉर्मेंस देने वाला है और सिर्फ कल ही नहीं, आप इसको देखिए रिजल्ट्स से पहले रिजल्ट्स के बाद एक सेकुलर मूव दिया है। अगर आप इसे मार्च एक बार 6 मंथ चार्ट दिखाइए प्लीज इसके, आप देखिए कितना स्टेबल हुआ है। सिर्फ एक दिन की अगर मैं कैंडल को हटा दूं तो शायद एक बहुत स्मूथ राइट थी। कल इसने 1500 के साइकोलॉजिकल मार्क को पार किया, सारे मूविंग एवरेज के आई थिंक क्रिटिकल मूविंग एवरेज के ऊपर आना। और मैं देख रहा था कि कल किस प्रकार की 1480-1500 के पोर्ट्स में राइटिंग हुई है, आउट ऑफ मनी कॉल से बाइंग हुई है। आपकी राय क्या एलएनटी पे इस वक्त? देखिए डेफिनेटली अगर इसकी ट्रेंड वाइज देखें हम लास्ट 1 से 2 महीने का जो इसका मूवमेंट रहा है वो डेफिनेटली ऑन दी पॉजिटिव साइड रहा है। स्लोली ग्रेजुअली फर्स्ट 1.5 मंथ में इसने ऊपर की तरफ मूवमेंट दी थी एंड देन एक उसके जो क्वार्टरली नंबर्स आने के बाद रिसेंटली उसने जो जंप किया था उसके मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर 1330, 1350, तो वो एक पॉजिटिव साइन था।
स्लोली स्टेडीली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि L&T 1580 1600 के लेवल्स के आसपास आ जाए, जो इसके 2015 अक्टूबर के हाईज है, तो उसके आसपास तो एक बार L&T वो लेवल्स टेस्ट करने आ सकता है। तो इसमें तो पॉजिटिव बायस से ही ट्रेड होना चाहिए एंड विद नियर टर्म पर्सपेक्टिव 1450 अभी काफी अच्छा सपोर्ट होगा इसके लिए। कुछ और स्टॉक्स जो खबरों में है उनमें HCL टेक्नोलॉजीज पर आप फोकस की खबर है कि 2 विदेशी कंपनियों के साथ कंपनी ने करार किया है ऑटोमोटिव सॉल्यूशंस को लेकर, और स्मार्ट व्हीकल सॉल्यूशंस कारोबार को लेकर भी ये करार किया गया है। स्टॉक कल 16 रुपए बढ़कर बंद हुआ HCL टेक्नोलॉजीज का। नजर रखिए आज के सत्र में भी। नेगेटिव खबर है JSPL पर, प्रमोटर ने 97 लाख शेयर गिरवी रखे हैं और 6 जून को ये इन शेयर्स को गिरवी रखा गया था, तो शायद दबाव रहे आज के सत्र में। विप्रो पर भी खबर है कि ऑथेंटाइज के साथ करार किया है कंपनी ने, और हालांकि स्टॉक कल के सेशन में 4 साढ़े 4 रुपए की बढ़त लेकर क्लोज हुआ था। NTPC एक और शेयर रहेगा। रेलवे के साथ करार किया है कंपनी ने, कुडगी पावर प्लांट में रेल लिंक दोगुना करने के लिए यह करार किया गया है। कल हालांकि नेगेटिव बायस के साथ ये स्टॉक क्लोज हुआ था, लेकिन मैं 2 स्टॉक्स पर कमेंट लेना चाहती हूं अविनाश आपके। एक तो रहेगा विनती ऑर्गेनिक्स का, एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा है कल के सेशन में, 2016 के हाईज पर क्लोज हुआ, और खबर भी पॉजिटिव है। खबर है कि प्रमोटर ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, 0.22% हिस्सेदारी बढ़ाकर अब 44.75% टोटल प्रमोटर स्टेक हो गया है। कल स्ट्रॉन्ग मूवर था और कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा भी है। और दूसरा स्टॉक रहेगा अदानी पोर्ट्स का। यहां भी खबर पॉजिटिव है। इंडिया रेटिंग ने एनसीडीज की रेटिंग AA पॉजिटिव दी है और एनसीडीज के आउटलुक को भी स्टेबल रखा है। तो अदानी पोर्ट्स और विनती ऑर्गेनिक्स, इन दोनों स्टॉक्स पर अभी आपकी राय क्या रहेगी, कैसे लग रहे हैं मौजूदा स्तरों पर? आई थिंक विनती ऑर्गेनिक्स की अगर हम बात करें तो दीपाली एक स्पेशलाइज्ड केमिकल प्लेयर है और जिन्होंने एक अच्छी अर्निंग्स और अच्छे परफॉर्मेंसेस लगातार 3-4 क्वार्टर के लिए दिखाए। मुझे लग रहा है कि मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी पॉजिटिव है। इन्होंने कहा है कि 17-20% की टॉप लाइन ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ भी यही रेंज में रहेगी और मार्जिन में डेफिनेटली सुधार आने की एक्सपेक्टेशन है। तो विनती में डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये लेवल से भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है अगर नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स का नजरिया है। अडानी पोर्ट्स की बात करें तो इसमें तो हमने काफी बिकवाली देखी थी। मेरे ख्याल से अगर लंबा निवेश किसी को करना है और पोर्ट सेक्टर में जिस प्रकार का ग्रोथ पोटेंशियल है, मुझे लग रहा है कि इनके लिए क्लियरली अगर कोल का थोड़ा बहुत इशू क्लियर होता है, कोल के प्राइसेस स्टेबलाइज होते हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली इनको अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेरे ख्याल से लॉन्गर टर्म डेफिनेटली अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि परफॉर्मेंस थोड़ा सा वोलेटाइल रहे। चलिए अब थोड़ा सा कल के लीडर्स पे बात करते हैं। कल लॉजिस्टिक्स में हालांकि मैं विस्तार से बात करूंगा इस पे। हरी, कल इनफैक्ट समित आपकी राय क्या है? कल लॉजिस्टिक्स में काफी अच्छा खासा मूव था, इनमें से क्या पिक करेंगे आप आज के लिए? देखिए, अगर लॉजिस्टिक्स स्पेस में बात करें तो गति और पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स है, ये स्टॉक्स में लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी होती है और इनके चार्ट स्ट्रक्चर भी देखें तो लास्ट 15 डेज टू 20 डेज से इसकी प्राइस मूवमेंट भी काफ़ी अच्छी हो रही है। गति में अगर बात करें तो लास्ट 2 वीक से हमने वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छा बढ़ता हुआ देखा है और प्राइस एक्टिविटी भी काफ़ी स्ट्रांग है। तो यहाँ से भी मोमेंटम इसमें स्ट्रांग रह सकता है। 160-165 के लेवल जिसमें हम देख सकते हैं आने वाले कपल ऑफ वीक्स टाइम में। हर एक डिप अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। 130-132 का हम इसको काफी अच्छा सपोर्ट देख रहे हैं। जी, ल्यूपिन डॉक्टर रेड्डीज की हमने बात की थी। सन फार्मा एक और स्टॉक जहां पर नेगेटिव खबर है। टैरो ने 62,800 ट्यूब का रिकॉल किया है। टॉपिकॉट क्रीम की दवा को ये रिकॉल किया गया है, तो नजर रखें सन फार्मा पर। थोड़ा प्रेशर शायद रहे आज के सेशन में। कल भी दबाव के साथ ये स्टॉक क्लोज हुआ था। लेकिन पावर स्टॉक्स, यहाँ हमने लगातार खरीदारी देखी है। टाटा पावर कल का एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर था भी। आज खबर है कि पावर सेक्टर के लिए कोल लिंकेज के ऑक्शन जल्द हो सकते हैं, जल्द कैबिनेट को प्रस्ताव भेजा जा सकता है और फिलहाल देश में कोयले की कोई दिक्कत नहीं है। तो पावर स्टॉक्स आज लाइमलाइट में रह सकते हैं पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से। टाटा पावर कल 75 के लेवल्स के आसपास क्लोज भी हुआ है। आपके कमेंट्स क्या हैं हरी ऑन टाटा पावर? नहीं, हम मानते हैं कि जब से ये गवर्नमेंट ने एक बहुत स्ट्रांग पावर पुश दिया है, जो हमारे पावर मिनिस्टर गोयल साहब काफी एग्रेसिव और काफी प्रोएक्टिव रहे हैं और मोर इम्पोर्टेंटली जो उदय बॉन्ड्स का स्कीम आया है, इससे काफी हद तक स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के जो समस्याएं थी वो एड्रेस हो गई है। तो आई थिंक हम पिछले 2-3 महीने से यही कह रहे हैं कि जो इंडियन पावर कंपनीज है उनमें एक ग्रेजुअल री-रेटिंग आने की संभावना है। पावर प्राइसिंग इज स्टिल एन इश्यू, अब तक वो पूरी तरह रिजॉल्व नहीं हुआ, पर आई थिंक दैट इज मोर अ मैटर ऑफ टाइम। मैं मानता हूं कि पावर प्राइसिंग भी रिजॉल्व हो जाएगा और आई थिंक जो जितने पावर कंपनी जैसे पावर ग्रिड है, एनटीपीसी है, टाटा पावर है, मैं मानता हूं इन सब में ओवरऑल एक अपवर्ड री-रेटिंग की संभावना है। जी, चलिए बात करते हैं आज के टुडेज ट्रेड की, यानी एक स्टॉक जिस पर आप फोकस कर सकते हैं प्योरली इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। रुक कर लेते हैं टुडेज ट्रेड का।
टुडेज ट्रेड में हर रोज एक स्टॉक हम आपको बताते हैं इंट्राडे के लिहाज से, और ये स्टॉक ऐसा होता है जिसे टेक्निकल्स ही नहीं फंडामेंटल्स को ध्यान में रखकर चुना जाता है। बताइए वीरेंद्र, आज के लिए शेयर कौन सा है? जी दीपाली, देखिए आज इनफैक्ट पैकेजिंग स्पेस से कंपनी हम पकड़ रहे हैं और वो है यूफ्लेक्स। इनफैक्ट अगर आप देखिए पिछले कुछ दिनों से ही काउंटर मोमेंटम में है और आप वॉल्यूम्स को देखिए, जिस प्रकार के वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक ऊपर आ रहा है वो टेंडेंसी अगर आप देखिए काफी शार्प है। देखिए कल 222 पे क्लोज हुआ, जिस प्रकार की बाइंग इसमें है और जो 200 रुपए का साइकोलॉजिकल लेवल इसने पार किया, उसका मतलब ये है कि ये ऑलमोस्ट 2011, 12, 13, 14, 15 के हाइस पर है। लेकिन ये 222 का लेवल क्यों, इस पर हम क्यों बात कर रहे हैं? हमने 220 पे बात की क्यों नहीं की, हमने 218 पे बात क्यों नहीं की? 2011 का हाई था ऑलमोस्ट 220, वो कल इसने पार किया, उसके ऊपर इसने कल क्लोजिंग दी। दैट मीन्स ये अपनी उस ट्रैजेक्टरी में अब आ चुका है जो पागलपन इस स्टॉक में हमने 2010 में देखा था, याद रखिएगा। 2010 में ये स्टॉक ऑलमोस्ट 98 से 100, 100 से 150, 200, 250, 300, 320, यानी सही मायने में अब वो फोर्सेस नहीं है जो इसको बेचकर बाहर बैठे, अब फोर्सेस है वो जो इसको शायद 320, 310, 340 तक देखना चाहती है, क्योंकि अब इसमें रियल हर्डल है ही नहीं। अगर मैं इसके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखूं, साल भर के चार्ट, 2 साल के, 1 दशक के चार्ट्स को देखूं, तो कोई हर्डल नहीं है। पैकेजिंग कारोबार वाली कंपनी है। बीच में अगर आप देखें जब शायद थोड़ा सा एफएमसीजी में सेंटीमेंट खराब हो गया था ना, तो सेंटीमेंट यहां भी खराब हो गया था। लेकिन आप देखिए किस प्रकार का मूव एसएल प्रोपेक्ट ने दिया, वो हमारी एसएसएमओ की कंपनी है विद डिस्क्लोजर, लेकिन मोमेंटम दोनों ही स्टॉक्स में है। और यूफ्लेक्स में बीते अगर आप देखें जिस 10 दिन में जिस प्रकार की तेजी है, मैं ये नहीं मान सकता कि ये सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर है, इसमें किन्हीं पर्टिकुलर फंड्स की भी काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग हो सकती है, वो रीजन हो सकता है। पैकेजिंग कारोबार की कंपनी है और देखिए वैल्यूएशंस आप देखिए, अभी भी बुक वैल्यू का ऑलमोस्ट हाफ पर ट्रेड कर रहा है ये। उसका देखिए नॉर्थ अमेरिका से जो उनका ऑर्डर इनफ्लो है वो ये बढ़ाने पे काफी जोर दे रहे हैं। दरअसल इन्होंने भारत में हो गया, दुबई में हो गया, इजिप्ट में हो गया और साथ ही साथ नॉर्थ अमेरिका में अपनी यूनिट्स लगाई हैं ताकि ये वहां का अगर आप देखें जो एग्जैक्टली मार्केट है वो कैप्चर कर पाए। ये प्रोसेस जो थी ना, ये ओवरसीज मार्केट कैप्चर करने की दीपाली, ये ऑलमोस्ट 2011-12 से ही कर रहे हैं। 2012 में इन्होंने इजिप्ट में अपनी इकाई लगाई थी, लेकिन क्योंकि वहां पे एक्चुअली थोड़ा सा टेंशन हो गई घरेलू, अगर आप देखें तो वहां टेंशन चल रही थी, तो कैपिटलाइज नहीं कर पाए। लेकिन अब क्योंकि एफएमसीजी में फिर मूव आ रहा है, शायद ये कैपिटलाइज करेंगे, ये वक्त है उनके लिए। Q4 में ऑपरेटिंग मुनाफा करीब 19.8% बढ़कर 190 करोड़ रुपए रहा। Q4 में अगर आप देखें मुनाफा करीब ऑपरेटिंग मुनाफा था वो, और मुनाफा करीब 17% बढ़कर करीब 80 करोड़ रुपए रहा। और पूरा अगर आप FY16 देखें तो वहां पे जो बॉटम लाइन था उसमें करीब 23% बढ़त देखी गई, 312 करोड़ रुपए रहा। इटली की कंपनी कॉमिफ्लेक्स के साथ इन्होंने हाल ही में करार किया है, गियरलेस प्रिंटिंग मशीन बनाने के लिए उन्होंने करार किया है, तो इस पर आप एक नजर रख के चलिएगा। यूफ्लेक्स आई थिंक बाइंग जिस प्रकार की है, और सबसे बड़ी चीज मोमेंटम, एफएमसीजी का मोमेंटम, और इसका कोई टेक्निकल हर्डल ना होना, अब कोई सप्लाई जोन ना होना 100-150 रुपए के आगे तक, वो आई थिंक इसको अट्रैक्टिव बनाता दीपाली है। तो यूफ्लेक्स है आज का ट्रेड जिस पर आपको नजर रखनी है। कल 222 रुपए पर यह स्टॉक क्लोज हुआ, फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों ही पैरामीटर्स पर फिट बैठता है। आज के सेशन में आप खरीदारी कर सकते हैं यूफ्लेक्स के स्टॉक में। कल भी एक स्टॉक मूवर रहा था, डे हाई पर यह स्टॉक क्लोज हुआ था, और आज के लिए जो टारगेट्स यूफ्लेक्स में रह सकते हैं उनको ध्यान में रखते अपनी पोजीशन आप बना सकते हैं। तो नजर रखकर चले यूफ्लेक्स पर आज के सेशन के लिए। लेकिन कुछ और पॉकेट्स हैं जिन पर बातचीत कर लेते हैं। हरी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। बहुत सारी मार्केट वॉइसेस यहाँ पर बटी हुई हैं ये इस सोच को लेकर कि यहां से गोइंग फॉरवर्ड मार्केट की थीम क्या रह सकती है। लेकिन जो दो थीम्स काफी अट्रैक्टिव लग रही हैं उनमें एक है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और दूसरा है एग्रोकेमिकल स्टॉक्स। कल आप देखिए दोनों ही पॉकेट्स में जोरदार खरीदारी हो भी रही थी, और ज्यादातर एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि जिस तरह से समर्स का गुड स्टार्ट हुआ है, मानसून जिस तरह से 2 साल के ड्राउट के बाद एक अच्छी पोजीशन में नजर आ रहा है, ऐसे में कंज्यूमर स्टेपल्स और साथ ही एग्रोकेमिकल स्टॉक्स ये एक स्ट्रॉन्ग बेनिफिशियरी रह सकते हैं, और ये थीम रह सकती है अगले 12 से 18 महीने के नजरिए से। क्या आप इन दोनों थीम से सहमत हैं? अगर हाँ तो आपकी चॉइसेस क्या है? कौन से वो प्रिसाइज स्टॉक्स रहेंगे जिन पर निवेशक ध्यान दे सकते हैं?
जहां तक मॉनसून्स का सवाल है, हम डेफिनेटली आई थिंक 3 स्पेसेस पे पॉजिटिव है। एक तो जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया, एग्रोकेमिकल्स मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी बिग एरिया, और विद इन दिस स्पेस हम यूपीएल, दैट इज जो यूनाइटेड फास्फोरस कहते हैं, हम ये स्टॉक पे काफी पॉजिटिव है। मानते हैं कि लगभग 685-700 तक का स्टॉक का टारगेट हो सकता है। सेकंड इज ऑटोमोबाइल्स, और खास करके स्टॉक कंपनीज लाइक महिंद्रा एंड महिंद्रा, डिस्पाइट इट्स प्रॉब्लम्स विद डीजल, स्टॉक्स लाइक टीवीएस मोटर्स, अशोक लेलैंड, हम मानते हैं कि इन सब में एक काफी इंप्रूव्ड ऑफटेक हो सकता है बिकॉज ऑफ गुड मॉनसून्स एंड रूरल डिमांड, तो हम ये स्टॉक्स पे पॉजिटिव है। तीसरा है आई थिंक ये जो क्या बोलते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, यहाँ पे हम मानते हैं कि शायद डिमांड में कम विद अ लैग, सो मोस्ट ऑफ दिस कंज्यूमर कंपनीज आर फैली आई वुड से रिचली फुली वैल्यूड इफ नॉट रिचली वैल्यूड, तो इनका जो डिमांड जो इंप्रूवमेंट होगा वो शायद एक लैग के बाद आएगा, इट वोंट कम इमीडिएटली। मेरे ख्याल से देयर इज अनदर स्टॉक वी हैवंट डिस्कस्ड व्हिच यू नीड टू कीप इन फोकस, और ये है आई थिंक लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स इज नथिंग टू डू विद मॉनसून, बट इट कुड बी अ बिग बेनिफिशियरी ऑफ जीएसटी, और ये जीएसटी बिल माना जाता है कि शायद से अगले सेशन में इट शुड गेट थ्रू, और इंप्लीमेंटेशन शायद 1 साल लग सकता है, पर इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट लॉजिस्टिक्स पे आ सकता है। तो मेरे ख्याल से अ बिग ड्राइवर अमंग द मिड कैप्स एटलीस्ट कुड बी द लॉजिस्टिक्स स्पेस। लॉजिस्टिक्स अगर आप देखें कल किस प्रकार के वॉल्यूम्स थे, कल आई थिंक एक मैंडेट बना लेते हैं। अभी लॉजिस्टिक्स का तो जिक्र किया आपने यहाँ पर हरी, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आपको 2 स्टॉक पिक करने हैं, हमारे व्यूअर्स को बताने हैं, तो वो 2 स्टॉक कौन से होंगे? ठीक है, हम लगभग 4-5 स्टॉक इसमें पसंद करते हैं, बट आई थिंक इफ यू आस्क मी टू जस्ट हाईलाइट 2, एक तो रहेगा ईगिस लॉजिस्टिक्स, जो आई थिंक लगभग अपना 52 वीक हाई पे चल रहा है 125-126 के आसपास, इसमें हमारे 180 का टारगेट है। और दूसरा है गति, विच इज अगेन बीन परफॉर्मिंग एक्सट्रीमली वेल इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, और हमारे इससे एक 25-30% का अपसेट टारगेट है इसमें। जी हाँ, अविनाश आप क्या पिक करेंगे आज के लिए? वीरेंद्र, लॉजिस्टिक स्पेस में या कोई दूसरे सेक्टर में से? जी हाँ, जी हाँ। नहीं, लॉजिस्टिक में तो मुझे लग रहा है कि गट्टी और मैं समझता हूं कंटेनर कॉर्पोरेशन, ये दोनों स्टॉक्स काफी वेल पोजीशनड है। इनफैक्ट कंटेनर कॉर्पोरेशन के भी नतीजे थोड़े से डिप्रेसिंग थे Q4 के, लेकिन अगर जीएसटी पास होता है तो कंटेनर ट्रैफिक में कंटेनर कॉर्पोरेशन को काफी फायदा होगा। इनफैक्ट इनके फ्रेट कॉरिडोर को लेके मार्केट्स काफी पॉजिटिव है। रही बात गट्टी की, गट्टी ने जिस प्रकार के नतीजे दिखाए, यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। तो आई थिंक ये दोनों स्टॉक, एक मिड कैप और एक लार्ज कैप में डेफिनेटली पोजीशन ली जा सकती है। और अगर आप देखें कुछ इमर्जिंग स्पेस को देखिए आप, कल आपने देखा गति लॉजिस्टिक्स पूरा कैपिटलाइज कर रहा था, और एक और थीम बन रही थी, आई मीन डिफेंस स्टॉक्स, आई मीन विद डिफेंस टाइज विद यूएस, आई थिंक एक वाइब्रेंसी बन गई है। पिपावा डिफेंस को देखिए आप, माफ कीजिएगा रिलायंस डिफेंस को देखिए आप, क्या शानदार तेजी रही, क्या स्ट्रॉन्ग मूव रहा, पूरा का पूरा डिफेंस स्पेस काफी वाइब्रेंट था। हरी, हालांकि देखिए ये 5-7-10%, 20% के स्विंग कभी कभी मिल जाते हैं आपको, कभी वंस इन अ वाइल, कभी वंस इन अ वीक, कभी वंस इन अ मंथ, वंस इन अ ईयर, लेकिन इसमें से जो एक ऐसी स्टोरी जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं एज ए इन्वेस्टर, जहां पर आप कैपिटलाइज करते हैं, जहां मैनेजमेंट का टेक्निकल नोन हाउ, उनका कैपिटलाइज करने का तरीका, डेट बर्डन काफी कम हो, इसमें से सबसे प्रेफर्ड स्टॉक कौन सा रहेगा आपका? देखिए, जहां तक डिफेंस स्टोरी का सवाल है, मैं एक्चुअली एक 2-3 कैवियट्स जानना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि डिफेंस इज नॉट अ शॉर्ट टर्म स्टोरी, क्योंकि अभी तो जो कल हमने मोमेंटम देखा था, इट वाज लार्जली बिकॉज मोदी साहब यूएस में गए हैं, और आई थिंक काफी भी उम्मीद की जा रही है कि शायद से एनएसजी में इंडिया को एडमिट किया जाएगा। बट आई थिंक ये सब जहां तक हमारा पिछला एक्सपीरियंस है, ये बहुत टाइम लग सकता है। बट विद इन द डिफेंस स्पेस में मान दो कि 2 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से काफी अच्छे लग रहे हैं। एक भारत फोर्ज है, तो आई थिंक अभी 750-760 के आसपास है। इसमें हम मानते हैं कि प्योरली बिकॉज द डिफेंस बिजनेस में एक 150 रुपए का इंक्रीज हो सकता है प्राइस में। दूसरा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, आई थिंक वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट एस्टैब्लिश्ड पीएसयू प्ले इन द डिफेंस एंड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक स्पेस। इसमें भी हम मानते हैं कम से कम 25-30% का अपसेट प्योरली बिकॉज ऑफ डिफेंस हो सकता है। एक छोटी सी ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद है, जल्द वापस लौटेंगे। जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे आज की ऑप्शन स्ट्रेटेजी, 2 और स्टॉक ऑप्शंस जिन पर आप ट्रेड कर सकते हैं।
ब्रेक के बाद शेयर लाइव में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस निफ्टी को देखते हैं एग्जैक्टली, आप देखें किस जोन में किस ट्रेजेक्टरी में कारोबार कर रहा है। आपकी स्क्रीन पर आप देखें 9.5 पर करीब 8293 का सर यहाँ पर। हमारे पैनल में इस वक्त बात करने के लिए टी सर है फंडामेंटल्स पे, साथ ही साथ हमारे साथ समित चौहान है टेक्निकल्स पर, अविनाश रक्षा कर भी फंडामेंटल्स बात कर रहे हैं। समित तो चलिए आप थोड़ी सी आज की प्रीफर्ड पिक्स जो आपकी हैं उनके बारे में बात करते हैं। मिड कैप में, लार्ज कैप में, स्मॉल कैप में वो स्टॉक्स जो कि आपने अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट किए हैं। मैं पहले आपसे डेडिकेटेड मिड कैप स्पेस में आपकी जो चॉइसेस हैं वो जानना चाहता हूँ। देखिए, जैसे मैंने बताया कि मार्केट एक 8330 के आसपास निफ्टी पहुंच रहा है, तो ऐसे टाइम पे ऑब्वियसली जो लार्ज कैप्स होते हैं वो थोड़े उनमें ब्रीदर हम देखते हैं। तो हमें लग रहा है कि ये मिड कैप्स की जो मूवमेंट है वो कंटिन्यू रहेगी। तो हमने आज के लिए तो मिड कैप से पिक किया। इनफैक्ट नेक्स्ट 2 से 3 दिनों के लिए हमें लग रहा है कि मिड कैप्स में ये मूवमेंट कंटिन्यू रहेगा। तो फर्स्ट बाय कॉल होगा रिलायंस इंफ्रा पे, जिसने 525 के एक ब्रेकआउट के बाद अच्छा कंसोलिडेशन देखा है और कल हमने इसमें एक अच्छा खासा ट्रैक्शन देखा था। तो 570 के टारगेट के लिए इसमें बाइंग की जा सकती है 528 के स्टॉप लॉस के साथ। सेकंड बाय कॉल होगा सेंचुरी में, जिसने डे बिफोर यस्टरडे एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया था उसके मेजर हर्डल से, विच वाज अराउंड 650। तो इसमें भी एक मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। 700 का टारगेट होगा और 615 का स्टॉप लॉस हो सकता है। देन वी हैव अ बाय ऑन टाटा ग्लोबल। कल हमने देखा था कि लास्ट फैग एंड में सब टी और कॉफी स्टॉक्स में अच्छी खासी एक मोमेंटम आई थी विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स। तो टाटा ग्लोबल ने उसके एक 2 महीने का जो एक रेंज था उसमें से क्लियर एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया है। तो 132 के टारगेट के लिए इसको भी हम रिकमेंड करना चाहेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 119। तो टाटा ग्लोबल तीसरा स्टॉक है समीप का जहां पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं 132 के टारगेट्स के लिए। और कल हमने टी स्टॉक्स में एक अच्छी खरीदारी देखी भी थी। टाटा ग्लोबल ही नहीं, बॉम्बे बर्मा, मैक्लोर रसल ये स्टॉक्स भी परफॉर्म कर रहे थे और जो न्यूज फ्लो रहा वो भी पॉजिटिव ही था। जो टी ऑक्शन के प्राइसेस रहे वो हाईएस्ट लेवल पर रहे बीते 3 मंथ्स में। अविनाश, आपके कुछ फेवरेट्स हैं टी स्पेस में? इनफैक्ट टी स्पेस में मैं समझता हूं कि जयश्री टी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। क्लियरली जिस प्रकार का शॉर्टेज हमको टी के प्रोडक्शन में दिख रहा है, टी के कीमतें भी थोड़ी बहुत बड़ी है, यहाँ पे डेफिनेटली एक मिड कैप पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। मेरे ख्याल से आई थिंक जो दूसरा सेक्टर जो चल सकता है वो शायद सीमेंट होगा। सीमेंट में जो मिड कैप्स है, मंगलम सीमेंट, हेडलबर्ग सीमेंट, दीपाली, यहाँ पे भी नजर रखनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली इन कंपनीज के नतीजे फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY17 के काफी अच्छे आने चाहिए। एक और चीज अगर आप देखें, कल एनटीपीसी ने कल अपने 52 हफ्तों के नए उच्चतम स्तर को छुआ। धीरे धीरे आप देखिए ये स्टॉक ऑलमोस्ट जो कि फरवरी में और बजट स्पीच के दौरान लगभग 115, 16, 17 रुपए में रेंग रहा था। अब देखिए सिर्फ मार्च, अप्रैल, मई इस 3 महीने के दौरान ये स्टॉक कहां से कहां आ गया। 110 से 150 इसने ऑलमोस्ट कल स्ट्राइक कर दिया। कल हालांकि पूरा स्पेस अगर आप देखें चल रहा था, टाटा पावर भी चल रहा था, एनटीपीसी हालांकि अगर आप देखें मेरे को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है इस वक्त। ये एक बहुत एग्रेसिव ट्रेड तो नहीं है, ट्रेड तो है ही नहीं कह रही हूं, पर ये क्या एक इन्वेस्टमेंट कॉल है? क्या 148 का प्राइस हरी आपको लगता है इट्स ए बाय प्राइस, या फिर इनफैक्ट अविनाश आपकी राय लेता हूं इस पे, इट्स ए बाय प्राइस, इट्स ए अवॉइड प्राइस? नहीं, मुझे लग रहा है कि वीरेंद्र इन द शॉर्ट टर्म स्टॉक में शायद थोड़ा सा मोमेंटम दिख सकता है, लेकिन अगर हम लॉन्गर टर्म पिक्चर देखें तो जब तक कंसिस्टेंटली इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी और इनकी अर्निंग्स में कोई बड़ी ग्रोथ नहीं आएगी तब तक कोई बड़ा ट्रिगर मुझे नहीं लग रहा है कोई होगा। क्योंकि अगर हम इस कंपनी की आउट परफॉर्मेंस लास्ट 1-2 साल से देखें तो कोई बड़े रिवॉर्ड्स शेयर होल्डर्स को मिले नहीं है। तो मेरे ख्याल से मैं होल्ड करूंगा, बट फ्रेश बाइंग की डेफिनेटली गुंजाइश नहीं है। जी हरी, एनबीएफसी स्पेस से 2 स्टॉक्स पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस और दूसरा मन्नापुरम फाइनेंस, ये दोनों स्टॉक्स जो है बहुत स्ट्रॉन्ग मूवर रहे। और मन्नापुरम फाइनेंस कल भले ही परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन हाल ही के मूव के बाद ये ऑलमोस्ट 80% का सर्ज दिखा चुका है। क्या अभी भी वैल्यू आपको नजर आ रही है इन स्टॉक्स में, या फिर कोई और चॉइसेस है? जहां तक श्रीराम ट्रांसपोर्ट का सवाल है, हम डेफिनेटली इस कंपनी को पसंद करते हैं, पर आई थिंक एक बात हमें याद रखना चाहिए कि ये स्टॉक लगभग 740 से 1200 तक रैली कर चुके हैं पिछले आई थिंक 7-8 महीने में। तो डेफिनेटली जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म पॉजिटिव्स थे ये स्टॉक पे, ये काफी हद तक फैक्टर हो चुके हैं। और यहां से मुझे लगता है कि जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो लिमिटेड है। बट हैविंग सेड दैट, हमें ये स्टॉक पसंद है और हर डिप पे इसे खरीदते रहेंगे। जहां तक मन्नापुरम फाइनेंस का सवाल है, आई थिंक हम ये स्टॉक पे कभी भी ज्यादा पॉजिटिव रहे नहीं है, क्योंकि ये जो गोल्ड फंड
फंडिंग स्टॉक्स होते हैं वे काफी हद तक एक आर्बिट्रेज स्टॉक होते हैं। जब तक आपके गोल्ड बोरिंग और गोल्ड लेंडिंग में एक स्प्रेड रहता है तब तक ये गोल्ड फंडिंग का बिजनेस चलता है। और डेफिनेटली द मोमेंट द गवर्नमेंट डिसाइड्स टू टाइटन द रेगुलेशन ऑन दिस पर्टिकुलर सेक्टर, मैं मानता हूं कि फिर से स्टॉक में प्रॉब्लम्स आ जाएगा। तो हम ये स्टॉक पे ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि आपने एनबीएफसी की बात की, विद इन द एनबीएफसी स्पेस हमको माइक्रो फाइनेंस कंपनीज और ज्यादा पसंद है, बिकॉज वी थिंक देयर इज अ सीरियस बिजनेस मॉडल देयर। जी, कुछ और शेयर्स जहां पर खबरें हैं वो फटाफट से आपको बता देते हैं। एक ट्यूब इन्वेस्टमेंट पर आप नजर रखकर चले। पंजाब में बाइसाइकिल प्लांट लगाने की योजना है 105 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स को ध्यान में रखते हुए, तो नजर रखें आज के सत्र में ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स पर। रोल्टा लगातार खराब खबरों में, एक वेल्थ डिस्ट्रॉयर रही भी है कंपनी, और आज फिर से खबर है कि प्रमोटर ने करीब करीब 1% हिस्सेदारी जो है वो गिरवी रखी है, और अब जो टोटल प्लेज स्टेक है प्रमोटर का वो 12.34% पर पहुंच चुका है। कैपिटल फर्स्ट कंपनी की 10 जून को बोर्ड बैठक है और एनबीएफसी अधिग्रहण को लेकर फैसला हो सकता है, तो इंपॉर्टेंट न्यूज फ्लो, खरीदारी शायद एक्सटेंड हो। आज के सत्र में कैपिटल फर्स्ट में फोकस रखें। लवेबल पर खबर है कि रिलायंस कैपिटल ने 0.30% हिस्सेदारी खरीदी है, और इस सौदे के बाद रिलायंस कैपिटल की जो टोटल स्टेक है लवेबल में वो 5.03% पर पहुंच चुका है। फिनिक्स लैंप्स एक और स्टॉक, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने 1.5 लाख शेयर खरीदे हैं और ब्लॉक डील के जरिए ये हिस्सेदारी खरीदी है। फिनिक्स लैंप कल ही नहीं बीते 5-6 सेशन से कंसिस्टेंट मूवर रहा है, और अपने 52 वीक हाईस पर ट्रेड भी करा है। 139 का इसका 52 वीक हाई है, तो नजर रखकर चले फिनिक्स लैंप पर आज के सत्र में भी। लेकिन आप बात करते हैं आज की ऑप्शन स्ट्रेटेजी की, यानी 2 स्टॉक ऑप्शंस जिन पर आज आप बेट कर सकते हैं। वीरेंद्र, कौन से 2 स्टॉक्स हैं? जी हाँ, देखिए आज राजेश सतपुते ने, अगर आप देखिए टेक्निकल्स और ऑप्शंस के जरिए 2 ट्रेड्स पिक किए हैं, और पहला है अंबुजा सीमेंट। जैसे कि मैंने इनफैक्ट आज सुबह अपने हमारे 50 कॉल सेगमेंट में भी देखा होगा कि इसमें हमने बात की थी अंबुजा सीमेंट्स, क्या शानदार कर क्लोजिंग 238.20 के स्तर पे 2% बढ़ के बात हुआ, शानदार स्ट्रक्चर आप देखिए। और इसने क्या किया, इसने मार्च के हाईस को कल रिविजिट किया और उसको फिर क्रॉस भी किया। यहाँ पे आपको 245 की कॉल खरीदनी है, आपको ये करीब प्रीमियम मिलेगा 3.5 से 4.25 रुपए के आसपास वो मैंडेट दे रहे हैं, और लगभग 7 रुपए के लक्ष्य के लिए 2 रुपए का स्टॉप लॉस आप लेकर इस ऑप्शन पे चल सकते हैं। तो अंबुजा सीमेंट्स की तेजी को आपको ऑप्शन के जरिए खेलना है, अगर आप फ्यूचर या फिर कैश में कंफर्टेबल नहीं है तो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा है बीते काफी समय से, अगर आप देखिए, और हर डिप पर यहां पर बाइक आ रही है। कल की अगर आप देखें क्लोजिंग ऑलमोस्ट 210 to 11 के जोन में है, यहाँ पे करीब 7.5 से 7 रुपए के आसपास ये आपको 210 का कॉल ऑप्शन नहीं है, एट द मनी कॉल लेनी है आपको, और इसका लक्ष्य आप लेके चलिए 13 रुपए का। यानी कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिस्ट जो है वो ये सोच रहा है कि ये जो है ना स्टॉक 220-22 की जोन की तरफ जा सकता है, और स्टॉप लॉस यहाँ पे करीब 5 रुपए का आप लगाकर चल सकते हैं। हरी एसबीआई, आई होप आप इसके स्टैटिस्टिक्स देख रहे होंगे ऑप्शंस के, ऑलमोस्ट आप देखिए आउटस्टैंडिंग वाई 8.25 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। 200 का पुट राइटर काफी कंफर्टेबल है। आउट ऑफ मनी कॉल्स में हमने, अगर आप देखें 220 के स्ट्राइक में काफी कामकाज भी देखा। आप एसबीआई को शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से कैसे अप्रोच कर रहे हैं हरी, क्योंकि डेरिवेटिव्स में ऑलमोस्ट आप देखिए 5-7 सेशन में करीब 2.5 करोड़ शेयर का फ्रेश एडिशन। देखिए मेरे एसबीआई में एक ही कंसर्न है कि जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में काफी ओवर ओन्ड हो चुका है, और ओवर ओन्ड मैं इक्विटी के नजर से नहीं कह रहा हूं, मैं डेरिवेटिव्स के नजर से कह रहा हूं। क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि जब भी स्टॉक में जो ऑप्शन एक्यूमुलेशन बहुत वन साइडेड होता है तो टिपिकली द स्टॉक टेंड्स टू रिवर्स फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और मेरा मानना है कि अभी ऐसा सिचुएशन में आ गया है कि सपोज देयर इज एनी नेगेटिव न्यूज इन एसबीआई, तो ये सारे जो शॉर्ट कॉल्स है 200 स्ट्राइक, ये सारे अनवाइंड होंगे और इससे बहुत बड़ा प्रेशर आएगा स्टॉक पे। तो मैं थोड़ा कॉशियस, आई एम लिटिल कॉशियस, बिकॉज ये स्टॉक लगभग 50-60 रुपए नीचे के लेवल से रैली कर चुका है, और आई थिंक 210 आई थिंक जो शॉर्ट टर्म पॉजिटिव्स है वो एसबीआई पे लगभग फैक्टर हो चुके हैं। तो आई वुडंट बी टू पॉजिटिव, और मैं मानता हूं कि यदि आप आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आपको कम से कम पुट ऑप्शंस खरीद के अपना पोजीशन को हेज कर लेना चाहिए। कुछ और स्टॉक्स जो डेरिवेटिव्स में कल काफी एक्टिव थे, उनमें से 2 स्टॉक्स पर आप फोकस करें, एक तो जुबिलेंट फूड वर्क्स का, दूसरा सीमेंस का। समित, आपके कमेंट्स क्या होंगे प्रिसाइसली सीमेंस पर? कई सेशंस की रेंज से बाहर निकला है कल ये स्टॉक, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है। क्या अभी भी 1300 प्लस तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, और फ्रेश पोजीशंस भी क्या स्तरों पर बनाई जा सकती है? और दूसरे जुबिलेंट फूड्स, यहाँ नेक्स्ट टारगेट्स क्या देख रहे हैं आप? देखिए दीपाली, अगर सीमेंस की बात करें तो 26 मई को इसने एक फर्स्ट ब्रेकआउट दिया था उसके रेजिस्टेंस से, विच वाज अराउंड 1195-1200। उसके बाद हमने एक उसमें कंसोलिडेशन देखा था नियरली 6 to 7 डेज के लिए,
और कल हमने एक फर्स्ट हाफ में इसमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखा था 1230 जो उसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस करके एक्ट हो रहा है। तो हमने ऑलरेडी इसमें एक बाय पोजीशन इनिशिएट की हुई है, तो ये करंट लेवल पे भी इसमें खरीदारी की जा सकती है। 1230 जो उसका एक अभी प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो एक सपोर्ट होगा, तो उसके नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। और आने वाले 4 या 5 दिनों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सीमेंट्स में एक अच्छी खासी मूवमेंट हो, ये 1300 के पार जा सकता है। तो 1320 का हमारा इसमें एक इमीडिएट टारगेट होगा। अगर जुबिलेंट फूड की बात करें तो हमने रिसेंटली इसमें एक अच्छा खासा करेक्शन देखा है, बट कल हमने एक अच्छा ट्रैक्शन देखा था विद वॉल्यूम्स, तो इसमें प्रॉब्ली थोड़ा एक बाउंस हो सकता है, बट ये एक शॉर्ट टर्म बाउंस होगा। सो 1100 1120 के एक लेवल्स हो सकते हैं। जिन्होंने लोअर लेवल्स पे अगर इसमें खरीदारी की है वहां पे इसमें एग्जिट करने की सलाह होगी। समित, एक और स्टॉक पूछूं आपसे, एक्साइड। आप देखिए ये काफी एक्टिव रहा है और इस दौर के हाइज पर है और ऑलमोस्ट अटेम्प्ट कर रहा है अगस्त सितंबर अक्टूबर के हाइज को क्रॉस करने की। आप एक्साइड को कैसे अप्रोच करेंगे? देखिए, जनरली एक स्लो मूविंग स्टॉक माना जाता है। हालांकि इसमें लास्ट 3 महीने में हमने एक ग्रेजुअल अपमूव देखी है, तो क्लियरली ट्रेंड पॉजिटिव साइड पे है। बट अगर आप थोड़ा इसका ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो अराउंड 165 से 168 उसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है जो अगस्त 2015 के हाईज है। तो उसके आसपास एक बार एक जो अच्छी खासी रैली आई है लोअर लेवल से 120 125 के, तो वहां पे थोड़ा ये पॉज ले सकता है विद नियर टर्म व्यू। बट अगर आप मीडियम टर्म चार्ट्स पे देखें तो डेफिनेटली हर एक डिप इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि जो 145 140 के उसके जो हर्डल्स थे उसने कन्विंसिंगली ब्रेक किए। तो हर एक डिप में इसमें बाइंग होनी चाहिए। और जैसे स्टॉक 170 के लेवल पार करता है इसमें एटलीस्ट 180 से लेके 185 के लेवल्स ओपन अप हो जाएंगे। जी चलिए 9 बजे हैं, शेयर बाजार लाइव को यहीं रोकते हैं। शुरुआत करते हैं फर्स्ट ट्रेड की। सबसे पहले आप देख लीजिए हेडलाइंस।